वे लंबे समय से बीमार थे, कोमा में थे। अंतिम संस्कार दोपहर 1 बजे किया जाएगा। डूडी के अंतिम संस्कार में पूर्व सीएम अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा समेत कई नेता शामिल होंगे। 27 अगस्त 2023 को जयपुर में डूडी को ब्रेन हैमरेज हो गया था, जिसके बाद उनका इलाज चल रहा था। पिछले 2 साल से डूडी का दिल्ली में इलाज चल रहा था। कुछ दिन पहले ही उन्हें बीकानेर स्थित उनके निवास पर लाया गया। उनके घर में ही आईसीयू वार्ड तैयार किया गया था। डॉक्टर की निगरानी में उनका इलाज चल रहा था। तो देखिए, रामेश्वर डूडी का जो राजनीतिक सफर है वो भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं। 2004 में लोकसभा चुनाव उन्होंने लड़ा था, हार गए। 2005 से 2010 तक बीकानेर जिला प्रमुख रहे। तो राजनीति में उनका जो सफर रहा वो हम आपको बता रहे हैं। 2013 में नोखा से विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुए। 2013 से 2018 तक नेता प्रतिपक्ष की भूमिका उन्होंने निभाई थी। 2018 में नोखा से विधानसभा चुनाव हार गए थे। तो एक लंबा राजनीतिक करियर जो है डूडी का रहा है। रामेश्वर डूडी को ब्रेन हैमरेज हुआ था। इससे पहले हमने वो खबर भी आपको दिखाई थी जब उनको एयर एम्बुलेंस के जरिए किस तरीके से गुड़गांव लेकर के जाया गया था। उसके बाद से एसएमएस अस्पताल लाया गया, वहां पर ऑपरेशन हुआ। कुछ दिन पहले उनको उनके घर पर ही लाया गया था और तभी तमाम नेता भी उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। और आज जानकारी ये मिली कि दोपहर 1 बजे का जो वक्त होगा उनका अंतिम संस्कार तब किया जाएगा। रामेश्वर डूडी का राजनीतिक सफर क्या कुछ रहा है वो आपको बता रहे हैं। पूर्व सीएम अशोक गहलोत डोटासरा भी पहुंचेंगे। सुबह हमने गोविंद सिंह डोटासरा से भी बातचीत की, कई नेताओं से बातचीत की। सभी ने जो है दुख जताया और सभी का यही कहना था कि एक मिलनसार व्यक्तित्व थे रामेश्वर डूडी। पहले तो सुधार में थी, धीरे धीरे रिस्पांस भी ठीक था, कोमा स्केल में भी सुधार हो रहा था जैसे। फिर बाद में अचानक 3 तारीख को उनको निमोनिया हुआ, सैचुरेशन गिरने लगा वहाँ दिल्ली में ही। फिर हमने वहाँ पे एडमिट करवाया उनको। तो 5 या 6 तारीख को अचानक से जब उनको आईसीयू से नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर रहे थे, उस टाइम उनको कार्डियक अरेस्ट आया। तो मीनवाइल जब कार्डियक अरेस्ट आया उस टाइम जो ऑक्सीजन की कमी हुई उससे ब्रेन में डैमेज हुआ। उसके कारण हम जो भी अपन ने सुधार हुआ था वो अपन और ज़्यादा माइनस में चले गए। उसके बाद में डॉक्टर्स का भी यही कहना था कि भाई इस सिचुएशन में जब ब्रेन ही काम नहीं करता तो धीरे धीरे मल्टीपल जो ऑर्गन्स होते हैं वो धीरे धीरे ख़राब होने लग जाते हैं, उनमें कॉम्प्लिकेशंस आती है। वहीं खैरथल जिले का नाम और मुख्यालय बदलने के विरोध में कांग्रेस की आज बड़ी जनसभा होनी थी। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली समेत कई बड़े नेता शामिल होने थे, लेकिन कांग्रेस नेता रामेश्वर डूडी के निधन से कार्यक्रम निरस्त कर दिया गया। तो देखिए, सभा स्थल पर मौन धारण कर रामेश्वर डूडी को श्रद्धांजलि दी गई। तस्वीरें आई हैं जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। खैरथल की ये तस्वीर है जहां पर खैरथल जिले का नाम और मुख्यालय बदलने के विरोध में कांग्रेस की आज एक बड़ी जनसभा होनी थी। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली समेत कई बड़े नेता शामिल इसमें होने थे, लेकिन कांग्रेस नेता रामेश्वर डूडी के निधन से कार्यक्रम को निरस्त कर दिया गया है, जिसके कारण खैरथल में सारी तैयारियां अधूरी रह गई और इसी के कारण कार्यकर्ताओं में निराशा देखने को मिली है। सभा स्थल पर मौन धारण करके रामेश्वर डूडी को श्रद्धांजलि दी गई। सभी संगठनों ने, व्यापारियों ने जो एकता का परिचय दिया था, उसके बाद आज रात को जो एक बहुत दुख भरी खबर आई, हमारे कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व नेता प्रतिपक्ष आदरणीय रामेश्वर डूडी जी का स्वर्गवास हो गया है। इसी कारण से आज जो 4 तारीख को जो सभा होनी थी वो स्थगित करनी पड़ी, क्योंकि आज संघर्ष समिति को कांग्रेस पार्टी के सभी सीनियर नेता अपना समर्थन देंगे। और कोटा में डेंगू का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। डेंगू मरीजों का आंकड़ा 160 के पार पहुंच चुका है। डेंगू का सबसे ज्यादा खतरा
कोटा शहर में देखा जा रहा है। शहर के अलग अलग इलाकों में अभी तक 130 डेंगू पॉजिटिव मरीजों के मामले सामने आ चुके हैं, जबकि ग्रामीण अंचल के इलाकों में 30 से अधिक मामले सामने आ गए हैं। करीब 3 लाख घरों का सर्वे करके लार्वा एक्टिविटीज करने का दावा किया जा रहा है, लेकिन डेंगू के आंकड़ों में लगातार इजाफा हो रहा है। शहर के कई सार्वजनिक स्थानों पर भी जमा पानी में लार्वा पनप रहा है। इस साल डेंगू में माह मई से ही हमारी एक्टिविटी शुरू हो गई थी। उसके अंदर पहले ही जो मोड थे हमारे, जैसे कूलर और टंकियों की साफ़ सफाई के विशेष अभियान। जैसे स्कूल खुले तो हमारी टीमें स्कूलों में जाके आईसी करने लगी। कोचिंग इंस्टीट्यूट में मैं, जिला कलेक्टर महोदय भी पधारे, माननीय सेक्रेटरी महोदय और हमारे प्रभारी डॉक्टर सुनील सिंह जी ने विशेष मोटिवेशन किया। 3-4 बार वो लोग भी आए। और अब की बार हमने विशेष अभियान रखा है कि बारिश ज़्यादा हुई तो बारिश के अंदर जो भी आइडेंटिफाई जगह तो उसके लिए तो इंटर कोऑर्डिनेट कमेटी की मीटिंग, हमारी मंडे मीटिंग होती है। गूगल शीट बनी हुई है, इसमें जिला कलेक्टर महोदय कितने टंकी, कितने कूलर और घरों की सफाई की गई, कहाँ कहाँ टीम गई, कहाँ एमएलओ डाला, नगर निगम भी हमारा सहयोग कर रहा है। और राजस्थान की धरती से सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को सीधे शब्दों में चेतावनी दी है और कहा है अगली बार ऑपरेशन में संयम नहीं बरतेंगे और पाक तय कर ले भूगोल में रहना है कि नहीं। ये रिपोर्ट देखिए। शुक्रवार को भारतीय रक्षा से जुड़े 2 बड़े चेहरों ने पाकिस्तान को बड़ी वार्निंग दी है। पहला बयान वायुसेना प्रमुख एपी सिंह की तरफ से आया तो दूसरा बयान सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी की तरफ से आया। दरअसल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी श्री गंगानगर दौरे पर थे। इस दौरान अनूपगढ़ में वो सेना के जवानों से मिले और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार काम करने वाले जवानों को सम्मानित किया। इस मौके पर जनरल द्विवेदी ने पाकिस्तान को चेतावनी दी और कहा कि पाकिस्तान तुरंत आतंकवाद को रोके, नहीं तो उसे बहुत करारा सबक सिखाएंगे। इस बार भारत देश पूरी तैयारी के साथ है और इस बार वो संयम नहीं रखेगा जो सिंदूर 1.0 में हमने संयम रखा। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में भूगोल में रहना है कि नहीं रहना है। अगर उसे भूगोल में अपनी जगह बनानी है तो उसके लिए उसे जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म जिसको हम बोलते हैं, यानी कि उसका देश जो टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है उसे रोकना पड़ेगा। तो आप अपनी पूरी तैयारी करके रखिए और अगर परवरदिगार चाहेंगे, भगवान चाहेंगे, वाहिगुरु चाहेंगे तो बहुत जल्दी ही आपको मौका मिलेगा। उसके लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद। सेना प्रमुख ने ये भी बताया कि भारत ने पाकिस्तान में 9 टारगेट हिट किए थे। इनमें से 7 आर्मी ने और 2 वायुसेना की ओर से हिट किए गए थे। वहीं वायुसेना प्रमुख एपी सिंह ने भी कहा कि भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के 10 से 12 फाइटर जेट तबाह किए। जैसे आपको पता है टेररिस्ट टारगेट तो 9 टारगेट हम लोगों ने नियुक्त किए थे और इस टारगेट में ये हमने यकीन किया था कि इसमें कोई इनोसेंट नहीं खत्म होना चाहिए और कोई मिलिट्री टारगेट को भी हम नहीं उस टाइम डिस्ट्रॉय करना चाहते थे। हम टेररिस्ट टारगेट को डिस्ट्रॉय करना चाहते थे। टेररिस्ट टारगेट में जो ट्रेनिंग देते हैं उनको डिस्ट्रॉय करना चाहते थे। We have struck a large number of their airfields and we struck a large number of their installations. Because of this strikes, there have been radars at least 4 places, command and control centers at 2 places, runway of course damaged at 2 places. Then 3 of their hangars in 3 different stations have been damaged, and in that hangar as well as on tarmac we have signs of one C-130 class of aircraft, one AEW&C class of aircraft, and at least 4 to 5 fighter aircraft, most likely F-16 because that base happened to be F-16, which would have been under maintenance that time. Along with that, one SAM system which has been destroyed. संदेश साफ है कि पाकिस्तान अगली बार अगर कोई हिमाकत करता है तो उसे करारा जवाब मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
झुंझुनू बगड़ समीपवर्ती मठ के ट्री हाउस सीनियर सेकेंडरी स्कूल में चल रही 69वीं राज्य स्तरीय अंडर 17 कराटे प्रतियोगिता विवादों में घिर गई है। बाहर से आए खिलाड़ियों ने आयोजन समिति, कोच और निर्णायक मंडल पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि झुंझुनू के खिलाड़ियों को विजेता बनाने के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर मेडल जीत चुके खिलाड़ियों को जानबूझ करके गलत निर्णय देकर के हराया जा रहा है। खिलाड़ियों ने लिखित शिकायत भी दी, लेकिन बिना सुनवाई उसे निरस्त कर दिया गया। इस बीच एक वीडियो भी वायरल हुआ है जिसमें मैच के दौरान गलत निर्णय का विरोध करने पर खिलाड़ी के साथ धक्का मुक्की और गाली गलौज होती हुई दिख रही है। खिलाड़ियों और कोचों का यह कहना है कि अगर निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो वो प्रतियोगिता का बहिष्कार करके आंदोलन करेंगे। मैं दौसा से झुंझुनू 69 SGFI गेम्स खेलने आई थी। यहाँ पे स्टेट लेवल टूर्नामेंट आयोजित हुआ है। ये ट्री हाउस इंटरनेशनल स्कूल है झुंझुनू में। यहाँ पे बच्चों को गलत स्कोरिंग देकर हराया जा रहा है, बेईमानी कर रही है, बच्चों के साथ पक्षपात हो रहा है यहाँ पे। और कोटा में मध्य प्रदेश और झालावाड़ की सीमा समेत रामगंज मंडी में आपराधिक वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए अब आसमान से निगरानी रखी जा रही है। रामगंज मंडी के आसपास के इलाकों में ड्रोन से निगरानी की जा रही है। आगामी त्योहारों के मद्देनजर ड्रोन की मदद से पूरी रामगंज मंडी और आसपास के इलाकों में पुलिस निगरानी की जा रही है। मुख्यालय द्वारा एक ड्रोन आवंटित किया गया है। हम यहाँ पे जो लोकल बॉडीज हैं उनसे हम ड्रोन लेने का प्रयास कर रहे हैं। जो मेन एजेंडा है ड्रोन का, ड्रोन का मल्टीपल यूजेस है। एक एस्पेक्ट ये है जो फेस्टिवल और प्रोसेशन के दौरान हम लोग की छतों पे हम उसको एक मैप लेते हैं। दूसरा एस्पेक्ट जो अब आने वाले टाइम में इम्पोर्टेंट होगा, जो ड्रोन के माध्यम से जो क्राउड का गैदरिंग है उसको भी हम मेज़र कर सकें और उसमें हमारा रिस्पॉन्स जो हो वो उस चीज़ को हम कर सकें। तो हमारा यही अटेम्प्ट है जो हम रेगुलरली ड्रोन को यूज़ करें, पुलिसिंग में वो आए। और देश की सबसे बड़ी खारे पानी की झील का हाल बेहाल है। जो यहाँ प्रवासी पक्षियों की पसंदीदा सांभर झील बेमौत मर रही है। हैरानी की बात यह है कि ये जब साइबेरियन पक्षियों के आने का समय होने लगा है तब भी जिम्मेदार गफलत की नींद सो रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। फिर न जाए प्रवासी परिंदों की जान, सांभर झील न बन जाए मौत का मैदान। समय रहते जिम्मेदार लें संज्ञान, ताकि खत्म न हो प्रकृति का वरदान। देश की सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांभर एक बार फिर संकट में है। झील किनारे संचालित हो रही नमक रिफाइनरियों का औद्योगिक कचरा यहां बेतरतीब ढंग से निस्तारित किया जा रहा है। ये वही कचरा है जिसने कुछ साल पहले हजारों प्रवासी पक्षियों की जान ले ली थी। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि रिफाइनरी संचालक नियमों को ताक पर रखकर झील में सीधे अपशिष्ट डाल रहे हैं, जो पानी की गुणवत्ता को खराब करने के साथ ही जैव विविधता के लिए भी गंभीर खतरा पैदा कर रहे हैं। जो सांभर झील के तलहटी पर जो भी गांव या क्षेत्र है, नावा क्षेत्र है या पूरा ग्रामीण क्षेत्र है, उसके आसपास जो भी नमक की रिफाइनरी है वो अपना अपशिष्ट पदार्थ झील की तलहटी में डाल देते हैं। इसमें कई प्रकार के केमिकल होते हैं। जब बारिश होती है तो वो सारा केमिकल और वेस्ट झील में घुल जाता है। साइबेरिया से या विदेशों से जो अन्य पक्षी आते हैं यहाँ झील में एल्गी खाने के लिए, जब ये केमिकल वेस्ट और जो पानी में मिलता है तो वो एक खतरनाक जहर का रूप ले लेता है और आने वाले पक्षियों की मौत हो जाती है। सांभर झील के किनारे जो अपशिष्ट पदार्थ डाला जाता है, जो ये हमारा निवेदन है ये रिफाइनरी कंपनियों से कि ऐसा करने से इनको रोके, अपशिष्ट पदार्थ वहाँ पर नहीं डाले, जिससे झील का पानी गंदा होता है और सौंदर्यीकरण भी नष्ट हो रहा है। इसे जो विदेश से बाहर विदेशों से पशु पक्षी आते हैं ना, उनकी झील के गंदे पानी के कारण मृत्यु हो जाती है। झील में हर साल हजारों प्रवासी पक्षी आते हैं, लेकिन जहरीले रसायन उनकी जिंदगी पर संकट खड़ा कर रहे हैं। आपको बताते चले कि सांभर झील में अवैध परिवहन को लेकर धारा 144 लगाई गई थी, जिससे विदेश से आने वाले पक्षियों के भोजन को लेकर किसी प्रकार की समस्या न हो।
पर्यावरण विशेषज्ञों का मानना है कि अगर इस पर तत्काल रोक नहीं लगी तो एक बार फिर सांभर झील में बड़ी संख्या में पक्षियों की मौत हो सकती है। ये न सिर्फ पर्यावरणीय आपदा होगी बल्कि सांभर की पहचान और पर्यटन को भी गहरी चोट पहुंचाएगी। फिलहाल अभी यहाँ पर बड़ी संख्या में जो नमक रिफाइनरी है वो अपना अपशिष्ट पदार्थ है वो यहाँ पे झील में बड़ी संख्या में डाल रही है, जिसकी वजह से झील है वो दूषित हो रही है। कहीं ना कहीं आने वाले समय में साइबेरियन पक्षियों के लिए ये मौत का कारण बन सकती है। कैमरामैन कमलेश फारिस के साथ प्रकाश तंवर, न्यूज़ 18 राजस्थान, नागौर।